हेलो गुड मॉर्निंग बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। सूर्य IQ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। धमाकेदार प्रस्तुति के साथ क्लास 10th के मैथ के साथ हम लोग आए हैं। मैं नागेंद्र प्रजापति। मैं आप लोगों को दावा देता हूं कि आप लोग इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिए तो आने वाले समय में आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। खासकर 2025 की परीक्षा में आप लोग इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर जो इस वीडियो पसंद नहीं आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर मत कीजिएगा। यहीं से 100 में 100 प्रश्न आने वाले हैं। बस इस चैनल के साथ बने रहिए। आखिरकार हमको आप लोगों ने बुला ही लिया, जैसे कि कला का पेपर सॉल्व कराए थे और उसमें आप लोग मिला करके देख लीजिएगा कितना प्रश्न आया होगा। इस तरह से ऐसे दुलार और प्यार देते रहिए। मैं मैथ का प्रस्तुतिकरण उसी तरह से बताऊंगा और चुटकी में सवाल लगाएंगे, क्योंकि मेरा कहना है जब तक सवाल लगाएगा नहीं तब तक मानेगा नहीं। जब तक सवाल लगाएगा नहीं तब तक मानेगा नहीं। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। इस छोटे से सवाल देकर के, हाई स्कूल के सवाल को देकर के मेरे बच्चों को झुकाएगा, झुकेगा नहीं आप उनका। आइए इसके साथ हम लोग मिलते हैं और प्रस्तुतिकरण करते हैं मैथमेटिक्स का। देखिए क्लास 10th का हम मैथ पढ़ाएंगे। मेरा नाम नागेंद्र प्रजापति है। मेरे डायरेक्टर सर हैं सूरज सर जी। सूरज सर जी है। सूर्य IQ चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैथ का क्लास शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है और 70 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन होते हैं। 70 नंबर के इसमें क्वेश्चन होते हैं। 70 नंबर के इसमें क्वेश्चन होते हैं। इसमें 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। इसमें 2 खंड दिए रहते हैं, खंड 2 दिए रहते हैं और इसमें अ के 20 क्वेश्चन होते हैं। अ के 20 क्वेश्चन होते हैं। अ में 20 क्वेश्चन होते हैं। वो बहुविकल्पी होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, 1 मार्क के होते हैं। कितने मार्क के होते हैं? 1 मार्क के होते हैं। उसके बाद ओमार शीट में इनको भरना रहता है। किस में भरना रहता है? ओमार शीट में भरना रहता है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, जिनको आपको सॉल्व करना रहता है। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 50 नंबर के। कितने नंबर के होते हैं? 50 मार्क के होते हैं, जो आप लोगों को सॉल्व करना रहता है। खंड अ में दिया रहता है बहुविकल्पी प्रश्न और खंड ब में रहता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो आइए पहले खंड अ के प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि इन्हीं 2 संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है, तो एक संख्या 12 है तो एक दूसरी संख्या होगी। तो इसका फार्मूला तुरंत लगाएंगे। LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। LCM इसका कितना दिया है? 60 दिया है। LCM कितना दिया है इसका? LCM इसका कितना दिया है? 60 दिया है। LCM 60 दिया है तो LCM के नीचे 60 लिख देंगे और HCF के नीचे, HCF कितना दिया है? 3 दिया है। HCF के नीचे 3 रख देंगे और पहली जो संख्या दिया है, पहली संख्या वो 12 दिया है। कितनी दिया है? 12 दिया है और कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस यही हम लोग काम करेंगे। दूसरी संख्या अपने जगह पे रहेगा और 60 गुणे 3 रहेगा, 12 इसके नीचे आ जाएगा। 12 25 60, यानी दूसरी संख्या आ गया हमारा 5 15, यानी सेकेंड नंबर की जो संख्या है 15, इसका आंसर आ गया। इसका राइट आंसर होगा 15। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। पहले समझ लेते हैं शून्येतर संख्या क्या होता है। शून्येतर संख्या परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। शून्य के दाईं ओर जाते हैं
तो प्लस आता है, +1 +2 +3 ऐसे करके हम अनंत तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक। इसके बाईं ओर जाते हैं तो माइनस में मान आता है। ऐसे करके -1 -2 करके जाते हैं तो इसका मान कहाँ तक आता है? अनंत तक आता है, माइनस अनंत तक आता है। कह रहा शून्येतर, शून्येतर शून्य के उत्तर, शून्य दक्षिणेतर कहेगा, शून्य के दाएं बाएं ओर जाएंगे। इधर शून्येतर उत्तर की ओर कह रहा है, दक्षिणेतर कहेगा तो दाएं ओर जाएंगे, शून्येतर कह रहा है तो बाएं ओर जाएंगे। किधर जाएंगे? बाएं ओर। बाएं ओर इसका मान देखेंगे तो किसी भी मान को एगो ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? -2 को ले लेते हैं। अब कह रहा है -2 में एक अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए, तो एक अपरिमेय संख्या लिखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका मान अंडर रूट में हो और वह कौड़ी से बाहर न निकल पाए, यानी अंडर रूट से बाहर न निकल पाए। यह √3 अंडर नहीं निकल पाएगा, √2 नहीं निकल पाएगा, लेकिन इसी तरह से हम √4 लिख दें तो ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? √2 × 2, ये जोड़ा लग गया तो 2 बाहरी निकल गया, तो ये परिमेय संख्या हो गया। जब अंडर रूट में दिया हुआ मान वो अंडर रूट से बाहर निकल जाए तो वो परिमेय संख्या कहलाता है, और जो अंडर रूट से बाहर ना निकले वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो वही बात कहा है कि अपरिमेय संख्या में और शून्येतर संख्या से गुणा किया जाए तो हम मान क्या आएगा? तो यानी हम एक मान ले लेते हैं परिमेय संख्या, इसमें शून्येतर संख्या -2 से गुणा कर देते हैं तो -2 √3 आएगा। तो बताइए इसका मान क्या आया? ये बाहरी निकला? नहीं निकला, तो हम कह देंगे सदैव अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सदैव अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम उसके बाद 3 क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए, बड़ा कैसे होगा सर जी? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है x + 2y - 5, लिख लेंगे x - 2y, x + 2y - 2, काट दीजिएगा सर जी, x + 2y - 5 = 0, और दूसरा दिया है 4x + 8y - 20 = 0 दिया है। इसमें पूछ रहा है केवल एक अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं है, 2 हल है। तो इसमें फार्मूला लगाते हैं, हल लिखते हैं। फार्मूला हल लिख दीजिए, चाहे सॉल्यूशन लिख दीजिए। सॉल्यूशन लिख दीजिए। इसमें फार्मूला लगाते हैं A1/A2 अपान = B1/B2 = C1/C2। इसमें देखेंगे तो A1 का मान यह है, A2 का मान 4 है, A1 का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, A2 का मान 4 है बराबर B2 का मान 2 है और B1 का मान 2 है और B2 का मान 8 है। उसी तरह से C1 का मान -5 है और C2 का मान -20 है। 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, माइनस से माइनस को काट देंगे, 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 20, 1/4 बराबर 1/4 और बराबर 1/4। जब तीनों यानी A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 तीनों मान एक बराबर आ जाते हैं, तो इसमें कहते हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में ऐसा दे देता है कि बच्चों को दिक्कत होने लगता है कि A1/A2 not equal to B1/B2, not equal to B1/B2, तो उसमें लिखना है केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा।
इस प्रश्न में नहीं दिया है, लेकिन दूसरे प्रश्न के लिए बता रहा है, दूसरे प्रश्न के लिए। कभी कभी दे देता है A1/A2 इजिकल टू B1/B2 और नॉट इजिकल टू C1/C2। उसमें लिखते हैं उसमें लिखते हैं इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या लिखते हैं? इसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अगर तीनों मान आपस में बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2, तो इसमें लिख देंगे अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। समझ में आया? तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। जब भी बड़ी सी बड़ी संख्या की बात करें तो हम HCF लगाते हैं, और जब भी छोटी सी छोटी संख्या की बात करें तो LCM लगाते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हिंदी में कहते हैं मौसौ। क्या कहते हैं? मौसौ। तो हम इसमें क्या लगाएंगे? मौसौ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसमें जब भी बड़ी सी बड़ी संख्या का बात करेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? मौसौ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मौसौ। तो हम लोग मौसौ लगाते हैं HCF। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में जो पूछा है HCF पूछा है, HCF पूछा है। इसमें शेषफल भी प्राप्त हो रहा है। तो पहला अंक दिया है 70 और दूसरा दिया है संख्या 125। पहले में शेषफल 5 मिलता है, पहले में शेषफल 5 मिलता है और दूसरे में शेषफल 8 मिलता है। तो पहले में 5 मिलता है तो पहले में 5 घटा देंगे, और दूसरे में 8 मिलता है तो इसमें 8 घटा देंगे, दोनों में घटा देंगे। उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें घटाएंगे 70 में से 5 तो 65 बचेगा, 125 में से 8 घटाएंगे तो 117 बचेगा। अब कम वाली ज़्यादा वाली संख्या में, कम वाली संख्या से जब भाग देते हैं ना तो मौसौ आता है। तो सबसे कम संख्या क्या है? 65 और ज़्यादा संख्या है 117। इसमें भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगा तो 65 आएगा। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 7 में से यहाँ पर घटा 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 6 गया 5। यहाँ पे 65 को उतारेंगे, तब तक उतारते रहेंगे जब तक कि कटे नहीं। 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पर बचा 1। अब यहाँ पर 52 को उतार लेंगे। 13 चौको 52, 13 चौको 52, 1 कट गया। तो जिससे यह कटा है वही हमारा मौसौ है, यानी HCF यही है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है 13। राइट आंसर हो जाएगा 13। राइट आंसर 13। राइट आंसर 13। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इस पे ट्रिक मार रहे हैं लेकिन ओमार में भरेंगे। किस में भरेंगे? ओमार में भरेंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं। प्रथम 5 गुणजों का योग याद कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो A बराबर 3 दे दिया है और उसके बाद अंतिम संख्या जो दिया है, अंतिम संख्या, एक बार रुक जाइए सर जी, रोक दीजिएगा। तीन के प्रथम 5 गुणजों का योग, तेजा लिखेंगे 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग।
बराबर होता है n/2, यहाँ पर होता है a + l। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो पहला मान दिया है यह 3 की, तो यह a का मान 3 हो जाएगा। उसके बाद n कितनी संख्याओं को निकालने के लिए कह रहा है? 5। तो n माने संख्या, नंबर दे दिया 5। यल एगो, यल क्या होता है? तो यानी 3 और 5 का गुणा कर देंगे, 3 और 5 का, तो यल निकल जाएगा यानी 15। तो n का मान कितना दिया है? 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। a का मान कितना दिया है? तो 3 दिया है, 3 लिख देंगे। l का मान कितना दिया है? तो 15 दिया है, 15 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/2 और 15 × 3 = 18, 2 × 9 = 18, यानी 9×5 = 45। 9×5 = 45 राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 9×5 = 45, इसमें 45 नंबर ये सही हो जाएगा। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 2x² - 4x + 3 = 0 के बराबर में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना है। दिए गए समीकरण के विविक्तर 0 से कम है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण के विविक्तर 0 है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। इन कथनों पर विचार करना है, इसका सही आंसर देना है। तो हम इसमें सबसे पहले हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे? श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र लिखेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र, चार्य का सूत्र। श्रीधराचार्य का सूत्र में x = होता है -b ± b² - 4ac/2a। यही श्रीधराचार्य का सूत्र है, जिसमें x के 2 मान आते हैं। कितने मान आते हैं? 2 मान आते हैं। एक मान यहाँ पर आएगा, एक मान यहाँ पर आएगा। तो इसी फार्मूले पे लगा देते हैं। x के कितने मान आते हैं? 2 मान आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² 4x + 3, 2x² - 4x + 3 = 0, जिसमें हम लिखेंगे x = b के जगह पर a है, ये b है, ये c है, ये a है, b है, c है, a है, b है, c है, माइनस b के जगह पर -4 है, यहाँ पे प्लस माइनस लिख देंगे। √ b की जगह पर -4 का होल स्क्वायर -4 लिख देंगे। a का मान कितना है? तो 2 है। a का मान कितना है? 2 है। और c का मान कितना है? तो 3 है। a का मान कितना है? 2 है। और c का मान कितना है? 3 है। √ में बंद कर देंगे और 2a का मान लिख देंगे। a का मान कितना है? 2 है। अब माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस माइनस √², -4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 आ जाएगा। 4 चौको 16। अब -4 दूनी 8, 8 3 24, 24 हो गया। और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 4 और प्लस माइनस यहाँ पर 16 में से 24 को घटाएंगे तो माइनस हटा जाएगा। अब बटे में 4। और जब करनी में माइनस आता है तो वह काल्पनिक संख्या होता है, वास्तव में ऐसी संख्याएं होती नहीं, यानी वो जो संख्या ये जो दिया है वो गलत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तो दिए गए समीकरण में विविक्तर 0 से कम होगा, या तो 0 से कम होगा या समीकरण के विविक्तर इसमें 0 से कम होगा। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, कोई मूल वास्तविक अइबे नहीं करेगा, वास्तविक संख्या नहीं होगा। वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जो √ में माइनस नहीं रहता है, प्लस रहता है। जैसे ही माइनस आया तो वह मूल वास्तविक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन ये इसमें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो यानी 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। इसमें 1 और 2 से राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है AOBC एक आयत है। बनाएंगे हम आयत, लिखेंगे यहाँ पे A, यहाँ पे O, यहाँ पे B, यहाँ पे C, AOBC, जिसमें A का मान दिया है, A का मान दिया है
0,3, 0,3 दिया है, कितना दिया है 0,3। ओ का मान दिया है 0,0, 0,0 और बी का मान दिया है 5,0, 5,0। अब इसमें कह रहा है कि विकर्ण, इसका विकर्ण क्या है? विकर्ण ए से बी को मिला देंगे, यही विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। इसी को हम विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो यह बिंदु ए, तो ए बिंदु का मान हो रहा है 0 और बी, ए बिंदु का मान हो रहा है 0,3 और बी बिंदु का मान हो रहा है 5,0। तो देख रहे हैं एक रेखा बन रहा है। तो एक सूत्र होता है दो बिंदुओं की बीच की दूरी। निर्देशांक ज्यामिति में जाएंगे, देखेंगे तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला मिलेगा। दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, जब भी दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालेंगे तो यह विकर्ण की लंबाई निकल जाएगा। यही दूरियां विकर्ण की लंबाई है, यही दूरियां विकर्ण की लंबाई है। तो इसी पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 जो दिया है यह x1 है, यह x2 है, y1 है, यह y2 है। x1 दिया है 0, x1 दिया है 0 और x2 दिया है -5 दिया है का होल स्क्वायर प्लस y1 जो दिया है 3 दिया है और y2 जो दिया है 0 दिया है का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जब माइनस का किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो प्लस में आ जाता है। -5 गुणे -5, माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 5 पच्चे 25 और प्लस 3 तिरिकी 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 5 34 आ जाएगा। कितना होगा? 34। इसमें राइट आंसर होगा सी। राइट आंसर कितना होगा? सी। कौन होगा? सी। समझ में आ रहा है? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दो त्रिभुज समरूप हैं। यदि दो त्रिभुज कम समरूप होते हैं, पहला दिया यदि इनके संगत कोण बराबर हों। इनके दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। एक ऐसा त्रिभुज बनाए, इसका मान है ए, इसका नाम है ABC। एक और त्रिभुज बनाए, बड़ा सा बनाए, इसका नाम है PQR। क्या नाम है? PQR। अब कह रहा है यदि इनके संगत कोण बराबर हो। हाँ, इसमें होता है समरूप त्रिभुज में संगत, यह कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर होगा। उसके बाद कह रहा है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो सही बात है, एक ही अनुपात में होती हैं। यह इसके अनुपाते हो जाएगा, यह इसके अनुपाते हो जाएगा और यह इसके अनुपाते हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ए और बी दोनों सही हैं, यानी उपयुक्त दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण C का मान, यहाँ पे C रख देते हैं, कोण C का मान 90 अंश है। जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। कोण C का मान 90 अंश है। उसके बाद कह रहा है AC बराबर 3 AC, तो यहाँ पे A लिख देंगे, यहाँ पे C, यहाँ पे B लिख देंगे। तो AC बराबर कह रहा है 3 सेमी, तो यहाँ पे 3 सेमी लिख देंगे, 3 सेमी। यही ना AC है, AC बराबर 3 सेमी। उसके बाद कह रहा है BC बराबर 4 सेमी, तो यही ना BC है, BC यहाँ पे 4 सेमी लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कि तो मध्य बिंदु C से जाने वाली मध्यिका, तो C से जाने वाली मध्यिका यानी इसी का मान, यानी हम इसका मान लिख देते हैं P। इसी का मान पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? इसी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कर्ण। इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण,
इसको कहते हैं कर्ण। तो जब हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं, अब प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 3 और यहाँ पर आधार कितना है 4, तो 3 तिरिकी 9 और प्लस 4 चौको 16, तो यहाँ आ गया 25। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है तो 25 आया, तो कर्ण बराबर हम लोग लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट में 25। तो यहाँ पर हो जाएगा तो 5 गुणे 5, तो 5 बाहरी निकल जाएगा, तो आ जाएगा राइट आंसर 5। अब यह रेखा दो बराबर भागों में P, यह मध्य बिंदु AB रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो मध्य बिंदु बराबर, यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर, चूंकि जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख दे, मध्य बिंदु बराबर लिखेंगे 5 में 2 से भाग दे देंगे, तो 2 पच्चे 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ रहा है। यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 है तो साइन पर पावर 4, साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 है तो साइन पर पावर 4 थीटा। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 1 दिया है, मान पूछ रहा है साइन स्क्वायर, मान पूछ रहा है साइन पर पावर 4 थीटा प्लस काश पर पावर 4 थीटा का मान पूछ रहा है। तो पहले यहाँ इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये टूट जाएगा, तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास थीटा, 2ab होगा, मैं 2ab कास थीटा कह रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा बराबर में 0 मान लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम वर्ग करेंगे, पुनः वर्ग करेंगे तो मान साइन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पर पावर 4 थीटा बराबर 1 आएगा, यानी इसका मान कितना आया 1 आया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। राइट आंसर कितना होगा 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a का बराबर मान ज्ञात कीजिए। a का मान पूछ रहा है, a का मान, जिसका मान पूछेगा उसको लिख लेंगे, और पूछ दिया है क्वेश्चन में, जो दिया है उसको लिख लेंगे। जो दिया है, क्या दिया है, दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a दिया है। तो सॉल्व करेंगे। साइन 2a 2 साइन a होता है, इतना बराबर फार्मूला होता है 2 साइन a कास a।
यानी इतना बराबर हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a, इतना बराबर फार्मूला होता है, इतना बराबर फार्मूला होता है 2 sin a cos a। इसको ऐसे ही उतार देंगे, 2 sin a को उतार देंगे, 2 sin a हाई 2 sin a, हे 2 sin a से कट गया, हाई 2 sin a, हाई 2 sin a से कट गया, बचा इधर cos a, बचा इधर cos a, इधर बचा एक, कुछ नहीं बचा तो बचा एक, इधर cos a लिख दिए, cos a लिखे, और cos 1 जो मान होता है ना, cos 0 अंश का मान होता है, किसका मान होता है, cos 0 अंश का, हे cos से हे cos कट जाएगा तो a बराबर बचेगा 0 अंश। आप लोग sin थीटा का मान, cos थीटा का मान, tan थीटा का मान, cot थीटा का मान, tan थीटा का मान उस टेबल से याद कर लीजिए, उसी टेबल में दिया है cos एक किसका मान होता है, तो cos 0 अंश का मान होता है, वहीं से हम लिखे हैं, तो cos से काट दिए तो a बराबर 0 अंश आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा a। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो एक छोटे कोष्टक में 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा। जब इस तरह से क्वेश्चन दे तो हम इसका ध्यान नहीं देते हैं, केवल इसी पर ध्यान दे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे। लिखा है 4 tan थीटा, 4 tan थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर इधर में गुणा है तो इधर जाके भाग हो जाएगा, इधर में गुणा रहता है तो इधर जा करके भाग हो जाएगा, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, 3/4 इसका राइट आंसर होगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 सेक, इसको नहीं लगाया था सर जी, दिया है क्वेश्चन नंबर 14 सेक a प्लस tan a, पहले क्वेश्चन में सेक a प्लस tan a, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन a। तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 14 का धुआं उड़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है सेक a, क्या दिया है, सेक a प्लस tan a प्लस tan a दिया है, और दूसरे क्वेश्चन में दिया है 1 माइनस साइन a, 1 माइनस साइन a दिया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक ए बराबर होता है, सेक पहले कोष्टक में दिया है 1/cos a लिख देंगे, सेक ए उल्टा होता है 1/cos a, इसका फार्मूला लिख देंगे, इसका फार्मूला हम लिखे हैं। tan a बराबर होता है साइन ए बटे cos a होता है, क्या होता है, साइन a बटे cos a होता है। इसको पहले कोष्टक को बंद कर देंगे, दूसरे कोष्टक को स्टार्ट करेंगे 1 माइनस साइन a, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देख रहे हैं कि जैसा कि हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं। cos a लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन a लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गुणे 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे 1 है, तो देख रहे हैं कि यह नीचे वाला का गुणा नीचे वाला में होगा, तो क्या आ जाएगा, cos a, क्या होगा, cos a होगा। अब देख पहले कोष्टक में यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है, यहाँ एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इस पर फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर उस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नहीं याद है तो एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और एक बार माइनस लगा करके साइन का स्क्वायर कर दीजिए, साइन ए का स्क्वायर कर दीजिए, बन जाएगा काम। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे हो जाएगा cos ए। तो यह फार्मूला होता है, यह जो दो मान दिया है cos स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, cos स्क्वायर ए का फार्मूला होता है। यहाँ पर हो गया cos ए, तो यहाँ पर 2 cos ए है और निचवा 1 cos ए है, तो 1 निचवा का cos ए और 2 cos ए में से 1 cos ए को काट देगा, बचेगा 1 cos ए, तो इसमें देखेंगे cos ए कितने दिया है, cos ए दिया है डी ऑप्शन पर। समझ में आया? चलिए रुक जाइए सर जी, थोड़ा सा आराम कर लें। 15 आइए
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि त्रिज्या r सेमी वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा अंश है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा तो यानी केवल और केवल फार्मूला का चर्चा किया है। हम फार्मूला लिख देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 जिसमें होगा मार देंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन करता है। संयोजन माने बनावट करता है। किस किस चीज से मिलकर के बना होता है। संयोजन माने किस किस चीज से मिलकर के बना होता है। एक गोला और एक वेलन से ना एक गोला नहीं होता है आधा गोला होता है। एक अर्ध गोला और एक वेलन यानी सुराही ऐसे ही होता है। सुराही एक अर्ध गोला से बना होता है एक अर्ध गोला से बना होता है एक अर्ध गोला से बना होता है और एक बेलन से बना होता है। ऐसे बना होता है तो हम कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अर्धगोला और एक बेलन से मिलकर के बना होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का माध्य तो माध्य बराबर होता है इसका कई फार्मूला होता है। तो हम लिखते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं 1 से 10 तक के पद हैं उसमें भी विषम निकालना है। 1 से 10 तक के बीच की संख्याओं को विषम एक क्या है विषम संख्या है। 2 सम संख्या 2 को छोड़ देंगे 3 के बाद 4 को छोड़ देंगे 5 लिखेंगे। उसके बाद 6 को छोड़ देंगे 7 लिखेंगे 8 को छोड़ देंगे 9 लिखेंगे 10 को छोड़ देंगे। तो इतना पद आ रहे हैं यानी विषम संख्या कितने आ रहा है 1 2 3 4 5। तो पदों की संख्या नीचे है तो 5 लिख देंगे। इसको जोड़ देंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 बटे 5 5 5 25 यानी इसका राइट आंसर 5 होगा। राइट आंसर 5 होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ते हैं क्या कह रहा है माध्यिका निकालने के लिए कह रहा है आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को देखते हैं क्या आरोही क्रम में दिया है या अवरोही क्रम में दिया है। अवरोही माने होता है घटते क्रम आरोही माने होता है बढ़ते क्रम यानी आरोही माने होता है बढ़ते क्रम अवरोही माने होता है घटते क्रम। इसमें देखिए 13 15 16 17 19 20 यानी आरोही क्रम में दिया। हमको इसको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है तो लिखेंगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। सबसे पहले इसको देखते हैं कि माध्यिका आरोही क्रम में दिया है कि अवरोही क्रम में दिया है। इसमें जो संख्याएं दिए हैं आंकड़े दिए हैं आरोही क्रम में दिया है कि अवरोही क्रम में दिया है। देखिए आरोही क्रम माने होता है बढ़ते क्रम अवरोही क्रम माने होता है घटते क्रम। यहाँ पर आरोही क्रम 13 15 16 17 19 20 आरोही क्रम में संख्या दिया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं आरोही क्रम में दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है बदलने की इसको जरूरत नहीं है संख्याओं को। माध्यिका का फार्मूला तुरंत लिखेंगे। माध्यिका बराबर होता है n + 1/2 वें पद का मान लिख देंगे। वें पद का मान इसमें संख्या गिनेंगे कितना n बराबर है। n बराबर देख लेंगे कितना है n बराबर कितना है तो 1 2 3 4 5 6 n बराबर 6 संख्या है। n मतलब होता है नंबर का हिंदी होता है संख्या। तो नंबर कितने हैं 6 होते हैं। 6 + 1/2 वें पद का मान लिख देंगे
का मान लिख देंगे, 6 1 7 हो गया, 7/2 हो गया, वें पद का मान हो गया, इसको काटेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, 3.5 आया। अब 3.5 यहाँ पर 13 15 16 17 19 20 दिया है, 13 15 16 17 19 20, तो 3 1 2 3 तीसरे नंबर पर 16 है, तो 16 को भी लिख लेंगे। अब 3 से ज़्यादा है, 5.5 ज़्यादा है, तो 17 को भी ले लेंगे। जब दशमलव में आंसर आएगा तो उसके आगे वाला भी संख्या ले लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 7 6 13 के 3, 2 1 1 2 2 1 3, 33/2, 33/2 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, समझ में आया। अब देखेंगे कुछ फ्रैक्शनों में माध्य 27 दिया है, बहुलक 45 दिया है और मध्यिका होगी, इसकी मध्यिका पूछ रहा है, यानी माध्य दे दिया है, मध्य बहुलक दे दिया है और मध्यिका बराबर पूछ रहा है, मध्यिका पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में मध्यिका पूछ रहा है। चलिए हम मध्यिका के बारे में जानते हैं। मध्यिका लिखेंगे, मध्यिका ये सर जी हमारी दिमागवा कब ऐसे, मध्यिका बराबर लिखेंगे, मध्यिका बराबर होगा n गुणे, बहुत ही गड़बड़ हो गया, मध्यिका बराबर होगा n गुणे माध्य प्लस माइनस बहुलक बटे में, कहने दिया है सर जी 2। तो n क्या है, n का हम लिखे थे सर जी, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 बहुलक 45 और मध्यिका होगी, तो इसमें माध्य, क्वेश्चन नंबर 19 में माध्य मध्यिका और बहुलक तीनों शामिल कर दिया है। जब इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो इन तीनों में संबंध लिखते हैं, माध्य मध्यिका बहुलक में संबंध क्या होता है, इसका संबंध का एक फार्मूला होता है, संबंध का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर n गुणे माध्य माइनस बहुलक अपान 2। तो n माध्य एक है, मध्यिका एक है, बहुलक एक है, यानी टोटल मिलके 3 हो गए। तो यानी n का मान कितना हो गया, 3 हो गया, n का मान 3। तो यहाँ पर मान लिख देंगे 3 गुणे माध्य का मान दिया है 27, माध्य का मान दिया है 27, तो ये 27 लिख देंगे और माइनस बहुलक का मान दिया है 45, तो 45 लिख देंगे। अब बट्टे में 2 लिख देंगे, गुणा कर देंगे, 3 7 21 के 1 और 3 दूनी 6 1 7, सॉरी 3 7 21 के 1 और 3 दूनी 6 6 2 8 और माइनस 45 बट्टे में 2। तो 11 यहाँ पर घटाएंगे तो बचेगा 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया तो बचेगा 3, अब बट्टे में 2 काटेंगे तो आएगा 18। इसका 18 आंसर ढूंढेंगे है कि नहीं, इसमें 32 है, 33 है, 34 है, ये नहीं तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है,
क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। 3 से छोटी संख्या 2 तो हो गई नहीं, 2 क्योंकि सम संख्या है, एक विषम संख्या होगी। एक के ठीक उल्टा 6 होता है, एक के ठीक उल्टा 6 होता है, एक के ठीक उल्टा 6 होता है। इसलिए 3 से छोटी संख्या की प्रायिकता 3 से छोटी संख्या की प्रायिकता 3 से छोटी संख्या की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/6, 1/6। तो इसका राइट आंसर होगा ए। समझ में आया? इस तरह से हम लोगों ने मैथ के 20 बहुविकल्पी जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिया और उसको सॉल्व करके उसका आंसर सही तरीके से हमने जाना है। इस तरह से हमारे पास इसके खंड ब में भी आगे प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, खंड ब के प्रश्न आगे हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके बाद जैसे दिया है दूसरा क्वेश्चन का क ख ग घ अंग च, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है दीर्घोत्तरी क्वेश्चन दिया है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद देख रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन आपके लोगों के सामने कठिन क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे एकदम इजी मेथड से। अगर आपको इस इजी मेथड को जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें संतुष्ट कीजिए, तब हम इसकी आगे हम वीडियो को लेकर के आएंगे। और जब तक आप रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। और जब तक आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, यह वीडियो को ज़्यादा किसी के आगे प्रस्तुतिकरण नहीं करेंगे, तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अगर वीडियो को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं इसको, तो हम ऐसा ही वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल सेट कराएंगे। मॉडल सेट गड़बड़ हो गया। आप लोगों ने शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखा, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया, इसके बारे में बताया और इसके बारे में सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और सारे क्वेश्चन के जितने भी विकल्पी क्वेश्चन थे सबको ऐसे सॉल्व करके प्रस्तुत किए और आप लोग इसे अंत तक देखिए। इससे हमें बहुत खुशी हुई। जय हिंद, जय भारत।